वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस विज्ञान विषय की तैयारी करा रही हूं और आज से हम पेडागोजी की सीरीज़ शुरू करेंगे क्योंकि टॉपिक की सीरीज़ जो हमने 24-25 टॉपिक पढ़े और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े वो हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। वहाँ से आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं सीटेट के साइंस के पेपर में वो कवर अप हो गए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, आपने टॉपिक पढ़े तो सीटेट ऐसा क्यों नहीं करता कि सारे 30 के 30 क्वेश्चन टॉपिक से पूछे। ये 10 नंबर की पेडागोजी का सेक्शन क्यों ऐड करता है सीटेट। देखिए, मैंने जो ज्ञान आपको दिया, आपने इतने सारे टॉपिक पढ़े और फिर आपने कहीं और बुक से भी पढ़े होगी, साइंस बचपन में पढ़ी होगी, 10th 11th 12th में साइंस पढ़ी होगी, तो वो सब तो आपने अपने ज्ञान भंडार में अपने दिमाग में उस साइंस की नॉलेज को इकट्ठा किया, ठीक है। अब आपको उसी नॉलेज को जब आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों तक पहुंचाना है। अब उस नॉलेज को आप बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, वही क्या है पेडागोजी का सेक्शन कवर अप करता है। कैसे बच्चे उसको समझेंगे, कैसे बच्चों का आप इंटरेस्ट जगाएंगे, कैसे बच्चे उसे तर्क संगत तरीके से, लॉजिकल तरीके से उसको समझ पाएंगे, उनका इंटरेस्ट बना रहे, यही सब हमें पेडागोजी में पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छी नॉलेज है तो आप एक अच्छे टीचर हों, उसके लिए आपको पेडागोजी सेक्शन शिक्षा शास्त्र में भी निपुण होना ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा शास्त्र में यही होता है कि अपने ज्ञान को बच्चे तक किस माध्यम से पहुंचाना है, कैसी तकनीकों का किस तरीके से आप अपना संपर्क बच्चे के साथ करेंगे ताकि बच्चा जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बड़ा अच्छे से समझ सके, अर्थपूर्ण तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से उसको समझ सके। किस तरह की टेक्निक आप यूज़ करेंगे ताकि बच्चे का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, वही सब हमें पेडागोजी में पढ़ना होता है। कैसा सिलेबस आपको पढ़ाना है, किस तरह की एक्टिविटी आपको करानी है, पूरा कैरिकुलम आपको किस तरह से फ्रेम करना है बच्चों के लिए, बच्चों के मन को समझना है, आपको बच्चों की तरह सोचना है ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हो जाएं, आपसे जुड़ जाएं और आप जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, वो उन तक पहुंच जाए। यही हमें पेडागोजी में पढ़ना होता है और यही सीटेट में 10 नंबर यहाँ से आते हैं। तो पेडागोजी में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करूँ ताकि आपके जो सीटेट में 10 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से, वहाँ से आपका कोई भी नंबर ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस में, विज्ञान में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र क्या है। देखिए, विज्ञान में क्या आपने सीखा, क्या विषय वस्तु जो सब्जेक्ट की नॉलेज है आपने पढ़ी, वह तो एक टीचर का ज्ञान है, वह एक शिक्षक का ज्ञान है, उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान नॉलेज है। अब उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को जब आप बच्चों तक, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाते हैं, किस तरीके से पहुँचाते हैं, वही आपका विज्ञान में शिक्षा शास्त्र होगा, पेडागोजी होगा। किन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा, आपको एज अ टीचर नहीं बनना होगा, आपको दिमाग में ये लाना होगा कि जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे तो आपको किस तरह के टीचर पसंद आते थे और आप किन सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और क्यों इंटरेस्ट लेते थे। उस तरह की सोच के साथ जब आप अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाते हैं तो वही आपका पेडागोजी शिक्षा शास्त्र कहलाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं किसी व्यक्ति को, अगर किसी टीचर को विषय वस्तु सब्जेक्ट के मैटर का अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो वह अच्छा शिक्षक हो, अच्छा टीचर हो। ज़रूरी नहीं अगर मुझे या किसी भी टीचर को बहुत अच्छी नॉलेज है तो ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता कि वो एक अच्छा टीचर भी बने। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा शिक्षक वही है जो शिक्षा शास्त्र में भी निपुण होता है, जिसकी पेडागोजी सेक्शन शिक्षा शास्त्र भी बहुत अच्छी होगी, वही टीचर होगा एक पूरा प्रॉपर अच्छा, ठीक है। देखिए, तभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं वो रुचिपूर्वक, इंटरेस्टिंगली, तर्कपूर्वक, लॉजिकली और वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। तीनों वर्ड याद रखने हैं, रुचिपूर्वक, तर्कपूर्वक और वैज्ञानिक। यहाँ पर हम बच्चों को खोजी बनाना है, उनको इन्वेंटर बनाना है ताकि वो चीज़ों को खोजे। वैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण जो है वो हमें अच्छा करना है। साइंस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही बढ़ाना होता है। उनको तर्कपूर्वक, उनकी जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उसको हमें इम्प्रूव करना होता है, उनका इंटरेस्ट बनाना होता है ताकि वो क्रिएटिव बने, ताकि वो संरचनावाद
बात की तरफ को जाएं। यही सब हमें विद्यार्थियों को करना होता है और ये तभी हो सकता है जब हम शिक्षा शास्त्र में निपुण होंगे। ठीक है, अब देखिए शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को बच्चों के अंतर्मन इनर थॉट को समझना जरूरी है, तभी उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकेगा। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या वो आप जो समझा रहे हैं उसको समझने में इंटरेस्ट भी रख रहा है या नहीं रख रहा, वो सारे थॉट आपको समझने होंगे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहे हैं, तभी आप उसको अपना साइंस का ज्ञान जो देना चाहते हैं वो अच्छे से दे पाएंगे। तो बच्चों के इनर थॉट अंतर्मन को भी समझना बहुत ज़रूरी है शिक्षक के लिए। देखिए शिक्षक को विद्यार्थियों के नज़रिए से सोचना होता है। यहाँ पर आपको अपने नज़रिए से नहीं सोचना है, उस नज़रिए से सोचना है। मैंने पहले भी बताया, जब आप कभी बच्चे थे तो आपको कैसे टीचर पसंद आते थे, तो उस नज़रिए से आपको सोचना होगा। उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी, वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको उनके आंसर देने होंगे। उनकी जिज्ञासा को शांत करना होगा, तभी शिक्षक की जो शिक्षा है, जो उसने टीचिंग करी है, वो सफल समझी जाती है। याद रखिए, हमें विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के नज़रिए से सोचना होता है, उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा को शांत करना होगा। जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, जो आपसे वो करवाना चाहते हैं, वो आपको करना होगा, तभी आप एक सफल शिक्षक कहलाएंगे साइंस के, विज्ञान के। देखिए इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर टीचर को हमेशा टीचिंग करनी चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। साइंस पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ साइंस देखेंगे कि साइंस, विज्ञान की प्रकृति कैसी है। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो वो है हमारा प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर बिहेवियर। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना रहे हैं, हम भी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद नीचे आ जाती है। एक बॉल को आपने सीधा फेंका तो वो कुछ समय बाद घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुक गई। तो ये सब चीज़ें जो घट रही हैं, कैसे आपके घर तक विद्युत पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है, इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन ही क्या है, आपका विज्ञान है। प्राकृतिक में जो घटनाएं घट रही हैं उनका अध्ययन ही विज्ञान है, और विज्ञान के माध्यम से ही हम विद्यार्थियों को जो प्राकृतिक और कृत्रिम घटनाएं घट रही हैं उनको समझा पाते हैं, उनको बता पाते हैं कि कैसे जो पौधे हैं सूर्य के प्रकाश में खाना बना रहे हैं। पूरा प्रोसेस हमने समझाया है आपको टॉपिक में, तो वो विज्ञान के माध्यम से तो बता पा रहे हैं। हमने समझा था कैसे हम एक बॉल को सीधा फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद घर्षण बल के कारण रुक जाती है। बहुत सी चीज़ें हम विज्ञान के माध्यम से ही समझते हैं। हमने समझा कि जब हम सांस लेते हैं हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो हमें एनर्जी, हमारे ग्लूकोज जो होता है कोशिका के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। विज्ञान हमारी मदद करता है। हमने देखा था कि हमारे जो पेट होता है हमारा, उसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमें डकार वगैरह आने लगते हैं। तो उस समय हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरे बेस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके माध्यम से समझ पा रहे हैं? विज्ञान के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और विज्ञान के माध्यम से ही शिक्षार्थियों में शोध और प्रायोगिक क्रियाकलापों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना, ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है? विज्ञान के माध्यम से। देखिए जब टीचर ने ये बताया कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, एक पौधे को अंदर ला के रख लिया कुछ समय के लिए, और उसने देखा 1-2 दिन बाद कि वो पौधा जो है वो मुरझा गया। ठीक है, वो क्यों मुरझा गया? क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना पा रहा था सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ से उनको क्लियर हुआ कि भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं पौधे। तो बच्चे ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, और ऐसे क्रियाकलाप करने से क्या होता है, बच्चे खोजी बन जाते हैं, इन्वेंटर बन जाते हैं। जब वो ऐसे नए नए शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, यह विद्यार्थियों को खोजी, इन्वेंटर बनाने में सहायता प्रदान करती है। कौन? विज्ञान। अब देखिए विज्ञान का रूप जो है वो बहुत ही व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट नहीं होता, इसके अंदर अन्य विषयों का भी अध्ययन छिपा होता है। हम जैसे जीव विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान और फिजिक्स, ये तो हम साइंस मानते हैं। उसके अलावा गणित, इतिहास, भूगोल, आपका पर्यावरण, सोशल स्टडीज़, जो आपका अर्थशास्त्र है, ये सब भी विज्ञान में शामिल है। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो समाज से संबंधित है, और समाज और विज्ञान का बहुत ही गहरा संबंध है। समाज में जो चल रहा होता है उसी के हिसाब से विज्ञान होता है। अब जैसे देखिए समाज में क्या है, आज कोई नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है लोगों को, तो वो साइंस के माध्यम से आ रही है। देखिए अब जैसे कोरोना वायरस है, तो ये क्या है, समाज में फैला। अब इसके लिए जो रिसर्च हो रही है, शोध हो रहे हैं इसकी वैक्सीन के लिए, वो क्या है, वो साइंस के माध्यम से हो रही है। तो समाज और साइंस का तो एक गहरा कनेक्शन है। अब इतिहास में हमने देखा कैसे पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई, व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो इतिहास भी हमें
साइंस से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण में देखिए, अगर हम पौधों को काटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ये सारी चीज़ें हमें क्या है, पर्यावरण हो, इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो, ये सारे के सारे साइंस को कवर अप करते हैं। इसलिए साइंस का रूप क्या है, बहुत ही व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। अब देखिए, किसी वस्तु, घटना या क्रिया के विषय में उस विशिष्ट ज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई। स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे कोई डिब्बा रखा हुआ है, अब उस डिब्बे को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो आपको पता चला जब तक मैं धक्का नहीं लगाऊंगा, फोर्स, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो वस्तु एक जगह से, वो डिब्बा एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगा। तो उस वस्तु पर आपने क्या करी, एक क्रिया करी, और उस क्रिया से जो आपको विशिष्ट ज्ञान मिला कि बल लगाने से ही वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वही क्या उत्पन्न करता है, विज्ञान की आपकी उत्पत्ति करता है, जो मनुष्य को इसके होने या घटित होने के कारणों से अवगत कराता है। देखिए, विज्ञान में क्या है, क्यों हो रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, इन प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढते हैं। घटनाओं का अध्ययन विशेष वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड द्वारा ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ अगर बना है तो वो ऐसे ही बना दिया, नहीं, वहाँ पर विशेष वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो किया गया है और वहाँ पर उसकी वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है कि वो वैलिड है या नहीं, वो रिलायबल है, इम्पार्शियल है, ऑब्जेक्टिविटी उसमें है या नहीं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और ये जो वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो किया जाता है उसमें भिन्न चरणों का पालन होता है। देखिए, जैसे हम समझते हैं, जैसे आपका कूलर है वो ख़राब हो गया, तो आप दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इसको खुद ठीक करूँगा। तो सबसे पहले तो समस्या की पहचान हुई, फिर उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आइडिया आते हैं, आप परिकल्पना करते हैं, उनका निर्माण करते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, मतलब आप अपने जो आइडिया लिया है उससे आप क्या करेंगे, जो सामान खराब है वो ढूंढ के लाएंगे और नई नई चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, आंकड़ों को एकत्रित करेंगे और उन आंकड़ों की सहायता से जो आपने आइडिया सोचा है उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही आप कोई निष्कर्ष निकालेंगे। तभी क्या होता है, किसी घटना का प्रॉपर रूप से क्या होता है, अध्ययन होता है। तो इस तरह से ही घटनाओं के अध्ययन के लिए हम वैज्ञानिक पद्धति को हमेशा फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ऐसे ही बता दिया कि कोई सेब ऊपर गिरा और वो नीचे आ गया तो बस ये एक एक्सपेरिमेंट खोज होगी, नहीं, उन्होंने वहाँ पर पूरी एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया, उसको प्रूव करके दिखाया, उसकी वैलिडिटी है। आप बॉल को फेंकते हैं, नीचे आ जाती है, आपको पूरा पता है, आपको विश्वास है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, किस बेसिस पर, वैज्ञानिक पद्धति पर, और उनकी पूरी जांच पड़ताल होती है। और याद रखिए, चरणों का पालन होता है, समस्या की पहचान, परिकल्पना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, और उस परिकल्पना के आधार पर ही हम निष्कर्ष को निकालते हैं। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखिए ये जो ऑर्डर है। देखिए, जब हम कभी दो तथ्यों को एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हमें तुरंत उनके बीच में संबंध की कल्पना हम कर लेते हैं और इसी कल्पना के आधार पर नए तथ्य की खोज हो जाती है। जैसे आपने एक बॉल को नीचे ज़मीन पे फेंका, कुछ समय बाद वो रुक गई, तो क्या हुआ, वहाँ पर घटना घटी और उस घटना के आधार पर आपके दिमाग में आया कि बॉल रुक क्यों गई। तो बाद में पता चला वो क्यों होता है, वो घर्षण बल के कारण होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। तो जब कोई घटनाएं घटती हैं, घटित होती हैं, तो आप कोई कल्पना, आप कोई आइडिया दिमाग में आपके आता है, इमेजिनेशन आप करते हैं और उसी इमेजिनेशन के आधार पर हम नए तथ्यों की खोज की जाती है साइंस में। तो ध्यान रखिए, इस तरह से नए तथ्यों की खोज होती है। देखिए, विज्ञान क्या होता है, मनुष्य के जो दृष्टिकोण है उसको वास्तविकता से जोड़ता है। कनेक्ट अप्रोच टू रियलिटी, विज्ञान हमें ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। अब देखिए, बचपन में जब आप स्केल लेते थे और उसको सिर पर रगड़ते थे और जो पेपर के टुकड़े होते थे, जब वो आप स्केल के पास लेकर जाते थे तो वो उससे चिपकने लगते थे। तो बचपन में तो आप उसको मैजिक समझते थे, तो वहाँ पर वो अंधविश्वास है, वो साइंस विज्ञान क्या करता है, अंधविश्वास को साइड में कर देता है। लेकिन जब आप बड़े हुए 6, 7, 8 में आए तो वहाँ पर आपने पता चला कि नहीं, वो मैजिक नहीं था, वो क्या था, वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर कार्य करता है, स्थिर विद्युत कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज अप हो जाते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दृष्टिकोण को किससे जोड़ा, वास्तविकता से जोड़ा, किसने, विज्ञान ने। देखिए, विज्ञान में अनुमान और अटकलों के लिए भी जगह है, लेकिन अगर कोई सिद्धांत प्रूव होना है, उसको स्वीकार होना है, तो उसको इंस्पेक्शन और जो हमने प्रयोग किए थे उनकी कसौटी पे तो खरा उतरना ही पड़ेगा। अनुमान और अटकलों के लिए जगह है, गैस और स्पेकुलेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तो कभी कभी नए तथ्यों की खोज होती है। तो गैस करना और आपका अनुमान लगाना, परिकल्पना करना, वो तो विज्ञान में ज़रूरी है, लेकिन कोई सिद्धांत स्वीकृत तभी होगा जब वो
प्रयोगों का पालन करेगा, इंस्पेक्शन निरीक्षकों द्वारा जो इंस्पेक्शन होंगे, निरीक्षण होंगे, उनकी कसौटी पे खरा उतरेगा, तभी कोई साइंटिफिक थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट होगी। देखिए विज्ञान का व्यापक रूप है, ये तो हमने पता था, और इसकी भिन्न शाखाएं होती हैं, और जिनमें से कुछ प्रमुख हैं आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और औषधि विज्ञान। देखिए हमने ये तो पढ़ा था कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब से भी कनेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं इसकी मुख्य शाखाओं की बात करूँ तो वो होती हैं आपकी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस, वनस्पति विज्ञान आपका बॉटनी हो गया, औषधि विज्ञान आपका फार्मेसी हो गया। तो ये इसकी मुख्य शाखाएं हैं। देखिए अब हम बात करेंगे साइंस के सिलेबस की, विज्ञान का पाठ्यक्रम आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाठ्यक्रम क्या है, ये वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके छात्र शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो आप उसके चैप्टर्स को देखते हैं। वो क्यों देखते हैं, आप उसके पाठ्यक्रम को क्यों देखते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको शिक्षा के कितने लक्ष्य तक पहुँचना है, किस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही छात्र शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो याद रखिए मुनरो की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा पाठ्यक्रम में वो सभी चीज़ आती हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्य, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है शिक्षा का, उसकी पूर्ति के लिए विद्यालय क्या करता है, उनको प्रयोग में लेकर आता है। देखिए अब हम देखेंगे कि एक अच्छा पाठ्यक्रम साइंस का क्या होगा, उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स, क्या गुण होने चाहिए। देखिए विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया और विषय वस्तु विद्यार्थी की आयु और ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। देखिए बच्चों को उसी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हों, उसी लैंग्वेज में उनको विज्ञान की शिक्षा दी जाए। पूरा एक प्रोसेस फॉलो करा जाए, बच्चों को क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़, उनको खोज करने के मौके दिए जाएँ, बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, परिचर्चा की जाए, उनके साथ डिबेट की जाए। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तभी हमें उनको टॉपिक वाइज समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले टफ टॉपिक समझा दिया, तो पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। और जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट का मैटर है, वो उनकी ज्ञान की सीमा और आयु के बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो बच्चे की सब्जेक्ट से रुचि ही हट जाए और वो क्या करे, उसमें बोर होने लगे, इंटरेस्ट ही ना ले। ठीक है, विज्ञान की शिक्षा बच्चों के परिवेश के व्यापक संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि उनमें काम के संसार में प्रवेश करने लायक ज़रूरी ज्ञान और कौशल विकसित हो सके। देखिए जब हम विज्ञान की शिक्षा बच्चों को देते हैं तो वो उनके एनवायरनमेंट के संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि जब वो संसार में जाएं, जब वो सोसाइटी में, सोशल एनवायरनमेंट में जाएं, तो उनके जो ज्ञान और कौशल है वो विकसित हो। देखिए जैसे अगर हम उनको ये बताएंगे कि पौधों को नहीं काटना चाहिए, पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, सॉइल के लिए, किसानों के लिए, मतलब हर तरीके से पौधे हमारे लिए और हर तरीके से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, छाया प्रदान करते हैं। हम उनको जब उनकी इंपॉर्टेंस, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाएंगे, और जब वो संसार में जाएंगे तो वो अपने इस ज्ञान और कौशल को और विकसित करेंगे। क्योंकि जब वो किसी और को काटते हुए पौधों को देखेंगे तो वो उसको रोकेंगे, ठीक है, कि आप ऐसा मत करिए। तो हमें इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि ताकि वो उसका सोसाइटी में, जब समाज में वो जाएं तो उसका प्रयोग वो कर सकें। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या कैरिकुलम में व्यापक होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों को सचेत करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जैसे छोटी मोटी जगह जाने के लिए आप साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोल, डीजल और आपका कोयला है, ये इंपॉर्टेंट जो संसाधन है वो समाप्त होने की कगार पर, और ये किस तरह की गैसें रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी ओजोन की परत के लिए हानिकारक होती हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह की जागरूकता बच्चों को देनी चाहिए, ताकि बच्चे आगे चलकर इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। देखिए जो विज्ञान शिक्षा है वो विद्यार्थियों को उन तरीकों और प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होनी चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में। अब देखिए आप विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं तो वो रटने की पद्धति पर नहीं होनी चाहिए, उसमें उन तरीकों का यूज़ करें आप, उन प्रोसेस, उन प्रक्रियाओं का बोध कराने में वो सक्षम होनी चाहिए, कि ताकि बच्चे जो हैं, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है और जिज्ञासा है वो संपोषित हो सके। बच्चे जैसे जिज्ञासु होते हैं, क्यूरोसिटी होती है बच्चों में, ये चीज़ खोज करने की, वो चीज़ खोज करने की, तो उनकी क्यूरोसिटी को शांत करा जाए, उनको ऐसी एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप कराए जाएं ताकि वो रचनावादी बने, वो क्रिएटिव सोचें और भिन्न भिन्न कार्य करें, और जो उनकी जिज्ञासा है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, वो कर रहे हैं नई नई चीज़ों को, वो शांत हो। इस तरह की शिक्षा विज्ञान की होनी चाहिए, और पर्यावरण को ध्यान में रखकर तो हमेशा शिक्षा करनी है आपको, किसकी, विज्ञान की। तो कुछ इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए।
देखिए, हमने ये समझा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उस पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होगा, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का जो हमारा सिलेबस है उसका निर्माण करेंगे। एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, वो ये सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में बनता है, ध्यान रखिए। बच्चों के जो स्कूली ज्ञान को उनके बाहर के जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे और फ्यूचर में चल के उस ज्ञान को प्रयोग कर पाएंगे। पाठ्यक्रम जब आप निर्माण करें तो याद रखिए उसमें रटने की पद्धति जैसी पाठ्यक्रम ना हो, उसमें क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे एनसीईआरटी में होता है। एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको डेफिनेशंस बहुत कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रटने की पद्धति को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस तरह से सोचा जाता है कि बच्चा रटे ना, बच्चे का फोकस किस पे हो कि वो क्रियाकलाप करे। जैसे टीचर कर सकता है, अब जैसे कोई टॉपिक है, फोर्स पढ़ाना है, जैसे बल पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा, वहाँ पर रटने की पद्धति को फॉलो ना करे कि डेफिनेशन बता दी। पहले टीचर क्या करे कि एक बच्चे को बुलाए, टेबल के पास खड़ा करे और बच्चे से कहे कि आप इस टेबल को धक्का दो, उस पर बल लगाओ। तो बच्चे ने फोर्स लगाया, बल लगाया और बल लगाने से टेबल एक जगह से दूसरी जगह चली गई। तो इस माध्यम से बल, फोर्स को समझाया जाए कि फोर्स क्या है, कि जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वो किसके कारण जा रही है, फोर्स के कारण जा रही है, बल के कारण जा रही है। तो इस तरह से बच्चों को कुछ समझाना चाहिए, क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, एनसीएफ जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है के नियम अनुसार एक आदर्श विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको बनाने के लिए विभिन्न वैधताओं, वैलिडिटी को आधार माना गया है और उन्हें ही हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आता है आपका संज्ञानात्मक वैधता, कॉग्निटिव वैलिडिटी। पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर होना चाहिए कि वो संज्ञानात्मक वैधता, कॉग्निटिव वैलिडिटी को फुलफिल करे। पाठ्यक्रम जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए, तभी तो उनके संज्ञान, उनके कॉग्निटिव दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो तभी आएंगे जब वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। उनके द्वारा यह अर्थपूर्ण और प्रसन्नचित्त मानसिकता से सीखा जाना चाहिए। मस्तिष्क में कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ तभी डेवलप होगी, ज्ञान तभी अर्जित होगा, नॉलेज तभी आएगी जब उसको अच्छे से अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल तरीके से समझाया जाए और बच्चा प्रसन्नचित्त मानसिकता से समझे, मतलब वो खुशी खुशी समझे। ऐसा नहीं है कि वो बोर हो रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और वो हमारा संज्ञानात्मक वैधता के अंदर आना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य प्रदान करने चाहिए जिससे वह स्वयं करना सीखें। देखिए, जब हम बचपन में थे तो हमें ग्राउंड में जाना बहुत पसंद था, क्योंकि हम ग्राउंड में जाते थे, अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते थे। तो इस तरह से बच्चों को प्रोजेक्ट देने चाहिए कि वो कार्य करें, खुद से जाएं, खुद से अपना ग्राउंड वगैरह में जाएं और खुद से उन क्रियाकलापों को कर कर देखें, ताकि वो खोजी बने, इन्वेंटर बने, स्वयं से सीखें। और वहाँ पर क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होता है। देखिए, शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। हमने अभी पीछे भी देखा था कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जो उनकी जिज्ञासा को शांत करे, जो उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है, इतनी सी लाइन में याद रखिए क्वेश्चन बना है सीटेट में। तो याद रखिए क्वेश्चन बना था कि संज्ञानात्मक वैधता किसको बताती है। संज्ञानात्मक वैधता बताती है कि शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाएं, जो नेचुरल क्यूरियोसिटी हैं, जो कुदरती दिमाग में उनके आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको शांत करने वाली ऐसे क्रियाकलाप कराए जाएं ताकि जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासाएं हैं, वो शांत हो जाएं और वो क्रिएटिव बने, वो कुछ नया खोजें। इस तरह का पाठ्यक्रम आपको इस तरह से निर्माण करना चाहिए जो जिज्ञासा और सृजनात्मकता को शांत करे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात हुई है किसकी, विषय वस्तु वैधता की, कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसको जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा है तो किस प्रकार का आपको मैटर विज्ञान की पुस्तक में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि वह साधारण शब्दों में सही वैज्ञानिक जानकारी दे। ऐसा नहीं है बातें तो बहुत सारी कर दी और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए कि ताकि बच्चे को वैज्ञानिक जानकारी आसानी से समझ में आ जाए। अस्पष्ट, गलत और अपूर्ण और जो जितने भी गलत
दिशा में निर्देश देने वाले जो पाठ्यक्रम है, जैसे रटने वाली चीज़ों को, उनको पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। कठिन विषय वस्तु को सरल भाषा में देना चाहिए जिससे वह आसानी से समझ सके। अगर कुछ चीज़ें कठिन रूप में बताई गई हैं तो बच्चों को क्रियाकलापों, एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको सरल भाषा में देना चाहिए ताकि वो उसको आसानी से समझ सके। तो पाठ्यक्रम का जब निर्माण हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट की वैलिडिटी, जो विषय वस्तु वैधता है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त उसमें प्रक्रिया वैधता, प्रोसेस वैलिडिटी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि जब टीचर टीचिंग करे, शिक्षण करे, तो बच्चों को सही रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो और वैज्ञानिक सोच उनके अंदर उत्पन्न हो। जैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर पूरा एक प्रोसेस्ड वे में उसको समझाया गया, बताया गया कैसे हमने पहले सॉइल को तैयार किया, हमारे खेत को तैयार किया, फिर उसमें हमने किस तरह से बीज बोए, फिर किस तरह से उसमें उर्वरक फर्टिलाइज़र डाले गए, कैसे उसकी सिंचाई हुई, किस तरह से उसमें से खरपतवार को हटवाया गया और किस तरह से बाद में जब खेत रेडी हो गया तो उसको हार्वेस्ट कर ली, उसकी कटाई कर ली। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस वैलिडिटी को फॉलो करना चाहिए आपका पाठ्यक्रम ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। देखिए, कक्षा में विज्ञान का शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हो और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो, और वो तभी होगा जब वो एक पूरा प्रोसेस तरीके से होगा। वैज्ञानिक ज्ञान एवं जानकारियों को प्रमाणित किया जा सके। जैसे जो हमने चैप्टर पढ़ा था एसिड, बेस और सॉल्ट, वहाँ पर हमने देखा था जो लिटमस होता है वो कैसे, जो एसिड होते हैं आपके अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जो वैज्ञानिक ज्ञान हम दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उनको प्रमाणित किया जा सके, इस तरह का ज्ञान, इस तरह का प्रोसेस बताया जाना चाहिए। और वहाँ पर बताया भी गया है, और कैसे वहाँ बताया गया कि जो हल्दी है जब अम्ल के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब वो क्षारक के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर लाल होता है। तो इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए आपका पाठ्यक्रम में कि वो क्या हो, वो प्रमाणित किया जा सके, उसको प्रूफ किया जा सके। इस प्रकार की क्रिया बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। जब बच्चे इस तरह की चीज़ें देखते हैं और वो खुद करते हैं तो सीधी सी बात है उनके अंदर जो साइंस के प्रति जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, और रचनात्मकता, ये दो वर्ड बार बार यूज हुए हैं, जिज्ञासा और रचनात्मकता। तो ये पॉजिटिव वर्ड है साइंस के। ऑप्शन में अगर आपको दिखते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा दें, ठीक है, उन्हें भिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना चाहिए। जैसे हमने बताया था जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला है, ये उनको पूरा जाकर दिखाना चाहिए बच्चों को, उनको जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए उनसे पूरा सुपरिचित कराना चाहिए। इस तरह का प्रोसेस वैलिडिटी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधताओं को भी जगह देनी चाहिए, हिस्टोरिक वैलिडिटी को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि ऐतिहासिक अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ाया जाए और बच्चों को बताया जाए कि कैसे हमने आँख से देखी, किस तरह से आज नए नए इन्वेंशन कर दिए हैं, कैसे पहिए से आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साइंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी ऐड करना चाहिए, बताना चाहिए ताकि बच्चे समझ सके कि हमें कहाँ से आरंभ करना है या हमने कहाँ से आरंभ किया था और कितनी दूर तक हम आज पहुंच चुके हैं और कहां तक हमें जाना है। उससे यह भी पता चलता है कि विज्ञान के विकास में सामाजिक कारक और सामाजिक क्रियाएं कहां तक सहायक हैं। पहले का समाज कैसा था और उस समय का विज्ञान कैसा था, आज का समाज कैसा है और उसके हिसाब से ही आज का विज्ञान है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी सिलेबस में ऐड करना चाहिए, पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखना। देखिए, उसके बाद आता है नैतिक वैधता, मोरल वैलिडिटी। इसको भी पाठ्यक्रम में निर्माण के समय बहुत ध्यान से रखना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो साइंस के पॉजिटिव साइड को देखें, मीनिंगफुल एस्पेक्ट को देखें, ना कि नकारात्मक चीज़ों को देखें। अब देखिए, साइंस के नकारात्मक चीज़ों को देखने का ही परिणाम है कि आज हमारी ओजोन लेयर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। तो विषय वस्तु का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा साइंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बिल्कुल ना देखे। विषय वस्तु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ईमानदारी, उद्देश्य, सहयोग के साथ ही साथ समाज में व्यापक भय तथा बुराइयों से आज़ादी हो। जो आजकल अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं कि जैसे जो नींबू है वो लाल कर दिया, ये सब कर दिया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर एसिड बेस के रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो साइंस ही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। साइंस के
पॉजिटिव चीज़ों को समझाना चाहिए ताकि बच्चे समझें, और ईमानदारी होनी चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका एक पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, नकारात्मक उद्देश्य तो कोरोना वायरस ही देख लीजिए वो है। तो इस तरह की स्टडी होनी चाहिए कि ताकि समाज से जो भय और बुराई है उससे आज़ादी मिले। शिक्षक को विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संपोषित करना चाहिए, पॉजिटिव साइड दिखानी चाहिए साइंस की, कभी भी नेगेटिव साइड नहीं बतानी चाहिए, वरना क्या होता है बच्चे उसका मिसयूज़ करते हैं और गलत तरीके से उसको प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेट द मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के हमें साइंस के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, मतलब जो निर्माण करते हैं इस तरह से साइंस के पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। देखिए इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा ये टॉपिक देखना है, नियम और सिद्धांत क्या होता है और इनमें क्या अंतर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और सीटेट में यहाँ से एक क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने इसको नोट के अंदर डाला है। देखिए नियम और सिद्धांत, रूल और प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं। नियम घटना के अनुसार बनते हैं और वो दृष्टिगोचर तथ्य जो विजिबल फैक्ट हैं उनके संबंधों के सामान्य विवरण करते हैं, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं वो किसी घटना को प्रमाणित करता है और उसका स्पष्टीकरण, पूरा एक्सप्लेनेशन प्रदान करता है। जैसे मैं कोरोना वायरस की बात करूं तो उसके लेकर नियम बना दिए गए हैं, तो वो क्या है, वो घटना के अनुसार नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, घर से नहीं निकलना है, तो वो घटना के अनुसार नियम बना दिए गए हैं। और जो विजिबल फैक्ट हैं उनके आधार पर ही हमें जनरल डिटेल प्रोवाइड हो रही है कि जैसे खांसी जुकाम जो है इसके मुख्य कारण है, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये नियम है। परंतु सिद्धांत क्या होगा, किसी घटना को प्रमाणित करेगा। अब ये पूरा डिटेल में बता दे कि ये वायरस क्यों हो रहा है, ये किसके कारण से हुआ, और पूरा उसका स्पष्टीकरण हो, तो वो आपका क्या होगा, सिद्धांत होगा। अब जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इस तरह से हमें व्हीकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। तो वो क्या है, वो हमारे नियम हैं, ठीक है, घटना के अनुसार बनाए गए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्यों बढ़ रहा है उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर उनका जनरल डिटेल वहाँ पर दी जाती है नियम में। लेकिन सिद्धांत क्या कहेगा, सिद्धांत यहाँ पर एक सीधी सी लाइन कहेगा, क्लीन एयर कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड व्हेन देयर इज नो पोल्यूशन। तो यहाँ पर एक पूरा सिद्धांत आ गया और वहाँ पर उसका स्पष्टीकरण भी हो जाएगा कि क्लीन एयर तभी है जब वहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो वहाँ पर पूरा दिखा सकते हैं, अगर पॉल्यूशन वाली एयर है तो वो क्लीन है ही नहीं, और क्लीन एयर कौन सी होगी, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या है, वो घटना को प्रमाणित करता है और उसका पूरा स्पष्टीकरण करता है, जबकि जो नियम है वो घटना के अनुसार बनते हैं और उसका दृष्टिगोचर जो तथ्य हैं, विजिबल फैक्ट हैं, उनके संबंधों के सामान्य विवरण, जनरल डिटेल को बताते हैं। तो ये नियम और सिद्धांत के बारे में ध्यान रखिएगा, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो यही सब था आपका पेडागोजी में आज की क्लास में। आगे हम और पेडागोजी के सेशन देखेंगे, उसके बाद पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और इस तरह से आपका पूरा सीटेट का साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।